सोचिए, बच्चों को भयानक शोषण से बचाने वाले सख्त कानून और टीनेजर्स के आपसी सहमति वाले रिश्तों, इन दोनों के बीच लाइन आखिर खींची कहाँ जाती है? ये सवाल आजकल कानूनी और सामाजिक दोनों दायरों में बहुत बड़ी बहस का मुद्दा बना हुआ है। तो आज के हमारे इस विश्लेषण में हम बात करेंगे भारत के पीओसीओ अधिनियम यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट की, और साथ ही हम उस अनचाहे कानूनी पैराडॉक्स या विरोधाभास को भी डिकोड करेंगे जो इसके साथ जुड़ गया है। देखिए, ये एक ऐसा मुद्दा है जहां कानून की सुरक्षा करने की नीयत और टीनेजर्स की असल जिंदगी की सच्चाई एकदम आमने सामने आ जाती हैं। इस चर्चा में हम सबसे पहले पॉक्सो एक्ट के बुनियादी ढांचे और उसके सख्त नियमों को समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इससे कैसा संवैधानिक विरोधाभास पैदा होता है। फिर बात होगी एज ऑफ कंसेंट यानी सहमति की उम्र पर चल रही बहस की, और आखिर में रोमियो जूलियट क्लॉज जैसे संभावित समाधानों पर गौर करेंगे। चलिए सीधा इस मुद्दे की गहराई में चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पीओसीएसओ एक्ट की बुनियादी बातों की, जो साल 2012 में लागू हुआ था। अब पॉक्सो एक्ट के तहत बच्चा किसे माना गया है, ये जानना बहुत जरूरी है। कानून की नज़र में इसे पूरी तरह से बायोलॉजिकल उम्र के आधार पर तय किया गया है। मतलब अगर किसी की उम्र 18 साल से कम है तो वो बच्चा है, फिर चाहे उसकी मानसिक मैच्योरिटी या जेंडर कुछ भी हो। ये कानून इस एकदम स्पष्ट धारणा पर काम करता है कि 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति में कानूनी तौर पर सहमति देने की क्षमता होती ही नहीं है। और पता है, ये कानूनी ढांचा अपने आप में बहुत ही ज्यादा व्यापक है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसमें हर तरह का शोषण कवर हो जाए। इसमें 6 प्रकार के यौन अपराधों को एकदम स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट से लेकर यौन उत्पीड़न और डिजिटल दुनिया में पोर्नोग्राफी के लिए बच्चों के इस्तेमाल तक। मकसद सीधा है, कोई भी कानूनी लूपहोल बचना नहीं चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। आखिर वो क्या नियम और सजाएं हैं जो पीओएससी को इतना सख्त और मजबूत सुरक्षा कवच बनाती हैं? देखिए, इस कानून के सेक्शन 19 में एक बहुत ही अहम बात कही गई है, अनिवार्य रिपोर्टिंग। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर किसी को भी ऐसे किसी अपराध के बारे में पता चलता है तो उसे स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट या लोकल पुलिस को इसकी जानकारी देनी ही होगी। अगर नहीं दी तो जेल की सजा हो सकती है। इसे खास तौर पर इसलिए लाया गया था ताकि बाल शोषण के मामलों में जो एक चुप्पी साध लेने की आदत बन गई है ना, उस कल्चर को पूरी तरह से तोड़ा जा सके। और सजा की बात करें तो कानून यहाँ बिल्कुल भी रियायत नहीं बरतता। अगर 16 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ पेनिट्रेटिव असॉल्ट का मामला है तो न्यूनतम 20 साल की सजा का प्रावधान है। और हाँ, ये सजा उम्र कैद तक भी बढ़ाई जा सकती है, यानी व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन तक। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि कानून की मंशा बच्चों को हर हाल में सुरक्षित रखने की है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या होता है जब ये बेहद सख्त कानून किशोरों की असल जिंदगी की रोजमर्रा की सच्चाइयों से टकराता है? यहीं से इस विश्लेषण का सबसे पेचीदा हिस्सा शुरू होता है। अब इस स्लाइड में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि खुद हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने इस समस्या को माना है। 2026 के स्टेट ऑफ यूपी बनाम अनुरुद्ध मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आधिकारिक तौर पर कहा था कि इस कठोर वैधानिक ढांचे की वजह से टीनेजर्स के बीच आपसी सहमति से बने रिश्तों को बिना वजह क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में घसीटा जा रहा है, और ये साफ तौर पर इस कानून के अनचाहे दुरुपयोग को दिखाता है। इस समस्या का दायरा कितना बड़ा है, इसे समझने के लिए एनफोल्ड के इस अध्ययन पर गौर करते हैं। कई राज्यों में एनालाइज किए गए मामलों में से लगभग 24.3% मामले वास्तव में सहमति से बने रोमांटिक रिश्तों के थे। जरा सोचिए, लगभग 1/4 मामले ऐसे थे जहां कोई असली शिकारी या दरिंदा था ही नहीं। तो असल में हुआ क्या? ये कानून एक दो-धारी तलवार बन गया है। एक तरफ तो ये एक सुरक्षात्मक ढाल है जो बच्चों को असली शिकारियों और खतरनाक शोषण से बचाती है, लेकिन दूसरी तरफ ये एक दंडात्मक हथियार भी बन गया है। अक्सर परिवार अपनी नापसंदगी वाले किशोर रिश्तों को खत्म करने के लिए या अपनी जाति और सामाजिक मान्यताओं को थोपने के लिए इस कानून का इस्तेमाल करने लगते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि युवा गिरफ्तार होते हैं और उन पर जीवन भर का सामाजिक कलंक लग जाता है। और बिल्कुल इसी विरोधाभास की वजह से एज ऑफ कंसेंट यानी सहमति की उम्र को लेकर एक बहुत बड़ी बहस शुरू हो गई है। आइए इस बहस के दोनों पहलुओं को निष्पक्ष तरीके से समझते हैं। अब एक सुझाव जो बार बार दिया जाता है वो ये है कि सहमति की उम्र 18 से कम कर दी जाए, लेकिन संसद हो या 283वां विधि आयोग,
इन संस्थानों ने लगातार ऐसे प्रस्तावों को खारिज किया है। उनका मानना है कि अगर उम्र कम कर दी गई तो पॉक्सो सिर्फ एक कागजी कानून बनकर रह जाएगा। उन्हें डर है कि बाल विवाह और ट्रैफिकिंग जैसी गंभीर समस्याओं से लड़ने के प्रयास भी कमजोर पड़ जाएंगे। अगर हम सहमति की उम्र 16 करने की बात करें तो इसके पक्ष और विपक्ष दोनों में बहुत ही मजबूत तर्क हैं। जो लोग इसके समर्थन में हैं उनका कहना है कि ये कदम टीनेजर्स की स्वायत्ता को पहचानता है और असलियत को भी दर्शाता है। NFHS 4 का डेटा बताता है कि 39% लड़कियां 18 साल से पहले यौन रूप से सक्रिय होती हैं, तो इससे वास्तविक टीनेज रोमांस को अपराध मानने से रोका जा सकेगा। वहीं इसका विरोध करने वालों का तर्क है कि ऐसा करने से असली शिकारियों के मन से कानून का डर खत्म हो सकता है और शोषण का खतरा इसलिए भी बढ़ सकता है क्योंकि 50% मामलों में शोषणकर्ता बच्चे के जान पहचान वाले ही होते हैं। बच्चों में शायद इतनी भावनात्मक आज़ादी ना हो कि वो दबाव का खुलकर विरोध कर सकें। तो ऐसे में सवाल उठता है कि बीच का रास्ता क्या हो सकता है। आइए देखते हैं कि दुनिया भर में इस समस्या से निपटने के लिए और कौन से कानूनी तरीके अपनाए जा रहे हैं। और ये हमें लाता है एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट पर, जिसे रोमियो जूलियट क्लॉज कहा जाता है। ये क्लॉज बहुत ही सीमित और सटीक तरीके से बनाया गया एक कानूनी अपवाद है। ये उन किशोरों के बीच आपसी सहमति से बने रिश्तों को बचाता है जिनकी उम्र में बहुत ही कम अंतर होता है। इसका सीधा सा मकसद है यौन शिकारियों और उम्र के करीब वाले किशोरों की आपसी अंतरंगता के बीच एक स्पष्ट रेखा खींचना, ताकि कानून का इस्तेमाल सिर्फ असली नुकसान रोकने के लिए हो, ना कि बच्चों की सामान्य विकास प्रक्रिया को अपराधी ठहराने के लिए। अगर हम दुनिया के बाकी देशों को देखें तो कई जगहों पर इसे काफी सफलतापूर्वक लागू किया गया है। उदाहरण के लिए अमेरिका के टेक्सास में अगर उम्र का अंतर 3 साल से ज्यादा नहीं है तो आपसी सहमति वाले मामलों को छूट दी जाती है। कनाडा में भी 14 या 15 साल के बच्चों के लिए 5 साल के अंतर की छूट है, बस शर्त यह है कि कोई शोषण या अधिकार का दुरुपयोग ना हुआ हो। और जर्मनी तो सख्त उम्र सीमा तय करने के बजाय इस बात पर फोकस करता है कि क्या नाबालिग के निर्णय लेने की क्षमता का शोषण किया गया है। अब हम अपनी चर्चा के उस आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां हमें सुरक्षा और स्वायत्ता दोनों के बीच एक सही बैलेंस खोजना है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ कानूनों में बदलाव कर देने भर से रातों रात सब कुछ नहीं बदल जाएगा। असली और जमीनी बदलाव के लिए पूरे समाज को एक साथ मिलकर काम करना होगा। कानूनी सुधारों के अलावा हमें व्यापक यौन शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और एक ऐसे सपोर्टिव माहौल की सख्त जरूरत है जो टीनेजर्स को सही रास्ता दिखा सके। तो इस पूरी चर्चा के बाद हम एक बहुत ही अहम सवाल पर आकर रुकते हैं। आगे बढ़ते हुए कानून को किस तरह से फिर से सेट किया जा सकता है ताकि सबसे कमजोर बच्चों को बचाने वाली ढाल को कमजोर किए बिना शोषण और टीनेजर्स के आपसी सहमति वाले रिश्तों के बीच सही तरीके से फर्क किया जा सके। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। और इसी विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है। उम्मीद है इस चर्चा से आपको इस जटिल मुद्दे को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली होगी।